Okay students, so next topic is magnetization. मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है उसको हम फाइंड करेंगे। अगर हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें डाइपोल्स इंड्यूस हो जाते हैं, या अगर परमानेंट डाइपोल्स पहले से ही हैं तो उन पे टॉर्क लगता है, टॉर्क लग के मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग वो अलाइन हो जाते हैं। तो जो मटेरियल होता है ना वो खुद मैग्नेट बन जाता है। या तो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होता है तो डायामैग्नेटिक है, या वो अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट भी दो तरीके से हम कह सकते हैं कॉमनली। स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है तो फेरोमैग्नेटिक की कैटेगरी में आ जाता है, और वीकली अट्रैक्ट होता है तो पैरामैग्नेटिक। तो मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस को ना अभी हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे क्या होता है। तो मैग्नेटाइजेशन तो चलो एक प्रोसेस है, बट हमारे पास एक एम वेक्टर है, इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इज एम वेक्टर इज गिवन एज induced dipole moment or magnetic dipole moment per unit volume. Simple definition. This is here small m vector is dipole moment, magnetic dipole moment, and it is volume of the material. ओके इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? स्मॉल m वेक्टर डाइपोल मोमेंट इज इन एम्पेयर मीटर स्क्वायर्स और वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। तो इसका SI यूनिट हो जाता है एम्पेयर पर मीटर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का। तो अब हम मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को कैपिटल M वेक्टर से डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। ओके अभी हमने मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल लिखा एक करंट कैरिंग लूप का, तो उसको हम इन टर्म्स ऑफ कैपिटल M वेक्टर भी लिख सकते हैं मैग्नेटाइजेशन की फॉर्म में। देखिए सपोज we have a piece of magnetized material and we have to calculate magnetic field produced by this material at some point. The magnetic vector potential of a dipole having dipole moment small m vector is a vector. It is a function of r, मतलब at some point having position vector r. It is mu naught by 4 pi m vector cross r vector divided by r cube. Equation number 1. So in the magnetized object, let us suppose we have this kind of magnetized object, and here these are the small magnetic moments है ना, small dipoles हैं, ये उनकी magnetic moments हैं m vector m vector m vector। और अगर मान लो मैंने एक सिंगल डाइपोल पकड़ा ये वाला, उसके कारण किसी पॉइंट P पे जिसकी पोजीशन वेक्टर r है, मुझे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल लिखना है, तो मैं इस एक्सप्रेशन से लिख लेता हूँ, ये हो जाता है। तो अब हमने ना यहाँ पर एक वॉल्यूम कंसिडर करना है, इसको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल लेके जाएंगे। तो दिस इज ए वॉल्यूम, स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम डी टो डैश, ठीक है, डी टो डैश। अब मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कैपिटल M वेक्टर अगर मुझे लिखना है तो वो स्मॉल m वेक्टर डिवाइड बाय डी टो डैश हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं स्मॉल m वेक्टर को कैपिटल M वेक्टर की मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो दैट विल बी m वेक्टर डी टो डैश, ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये। तो इसको हम ऐसे फिर चेंज कर देंगे अभी यहाँ पे। तो also we can write a vector as mu naught upon 4 pi। देखिए अभी ना ये dA वेक्टर बनेगा स्मॉल के लिए। देखिए ये मैंने डी टो स्मॉल वॉल्यूम लिया है, लेकिन जब मैं टोटल वॉल्यूम के लिए करना चाहूंगा ना तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया मैंने, अभी वो भी साथ में आएगा। m वेक्टर ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, r डैश इज डिफरेंट लोकेशन r डैश, क्योंकि ये जो m वेक्टर है ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये इस वॉल्यूम के अंदर है, तो इस वॉल्यूम की भी तो कोई लोकेशन होगी ना ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ पे अगर ओरिजिन है ना
तो उस वॉल्यूम की जो लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो वाला वेक्टर r डैश है। इसलिए जो m वेक्टर है, कैपिटल M वेक्टर, उसमें r डैश आएगा। और इसके साथ डी टो डैश भी इसीलिए लिखा है क्योंकि वो उसकी लोकेशन है, डी टो डैश की लोकेशन r डैश है। क्रॉस बाकी सब वैसा ही, r वेक्टर है उसको r कैप बाय r स्क्वायर, r वेक्टर बाय r क्यूब को ना आप r कैप बाय r स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, या चाहे हम ऐसे ही रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r वेक्टर बाय r क्यूब। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हमने क्या किया, हमने a वेक्टर को मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की टर्म्स में लिख लिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि r डैश वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ d टो डैश with respect to origin. Okay, and r was the position vector of that point with respect to origin. चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ना फिर से r वेक्टर बाय r क्यूब जो है मेरे पास, उसको हम डेल ऑफ 1 बाय r पुट करेंगे, डेल ऑफ 1 बाय r। तो therefore I can write a vector r is equal to mu naught by 4 pi वॉल्यूम इंटेग्रल m वेक्टर r डैश क्रॉस, यहाँ r वेक्टर बाय r क्यूब था, उसको हमने लिख देना है डेल ऑफ 1 बाय r डी टो डैश डेल क्रॉस फाई a वेक्टर। दिस इज अनदर a वेक्टर, ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल नहीं है, कोई जनरल a वेक्टर है, फाई स्केलर पोटेंशियल है, स्केलर फंक्शन है। यहाँ पर भी हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है, 1 बाय r इज स्केलर फंक्शन एंड दिस इज वेक्टर। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे ना तो ये वही प्रोडक्ट रूल लग जाता है, फर्स्ट फंक्शन कर्ल ऑफ सेकेंड माइनस ए वेक्टर बाहर डेल फाई। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ ए वेक्टर भी एक वेक्टर है, तो यहाँ क्रॉस आएगा। फ्रॉम हेयर आई कैन राइट ए वेक्टर क्रॉस डेल फाई। देखो ए वेक्टर क्रॉस डेल फाई, ये चीज बन गई, ये वाली सेम चीज है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है, इसको उधर ले गए, ये इधर आ गया, तो फाई डेल क्रॉस ए माइनस डेल क्रॉस फाई ए, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, चलो ऊपर पुट करेंगे उसको, तो हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ आर फाई पहले लिखना है मुझे बाहर, तो फाई इज 1 बाय आर डेल क्रॉस एम आर डैश। ठीक है, ऐसे हो गया, माइनस अब डेल बाहर लिखना है, डेल क्रॉस फाई ए, फाई 1 बाय आर है, ए एम वेक्टर है, ऐसे। अब हमारे पास ना स्टोक्स थ्योरम की एक और फॉर्म होती है, उसको यूज करेंगे इस इक्वेशन में। नाउ यूजिंग डेल क्रॉस ए वेक्टर डी टो, ये कर्ल ऑफ सम वेक्टर और उसका फिर वॉल्यूम इंटीग्रल जब हम करते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस डी ए वेक्टर, ये उसका सरफेस इंटीग्रल है। ये भी एक फॉर्म है उसी की, स्टोक्स थ्योरम की। ये वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में हम यूज करते हैं। ए क्रॉस डी ए बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, यहाँ पर भी ये जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, उसका वॉल्यूम इंटीग्रल है। इसको यूज करना अभी हमें, तो इसको कहाँ यूज करना है, यहाँ डेल क्रॉस ए वेक्टर की जगह डेल क्रॉस एम वेक्टर है ना, इस जगह पे यूज करना है। तो यहाँ पे जब हम इसको ओपन करेंगे, ये इक्वेशन देखना क्या बन जाएगी, यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ एक माइनस साइन है, यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये वाला सारा वेक्टर
ये सारा वेक्टर क्रॉस डी ए हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया वेक्टर कौन सा एरिया वेक्टर होगा, जैसे इस तरह से हमने ना ये बनाया था एक वॉल्यूम, उसका कोई सरफेस होगा, एक ये वाला सरफेस डी ए वेक्टर। और यहाँ पे ना क्लोज्ड भी आता है क्योंकि ये एक बाउंडेड वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम जिस क्लोज सरफेस को बनाता है उसके ऊपर। तो यहाँ मैं अब इसको पुट कर रहा हूँ, तो वी गेट ए वेक्टर आर, एम वेक्टर आर डैश आ जाएगा यहाँ पे, डी टो डैश वैसे ही है ये सब, प्लस अच्छा ये सब वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये सरफेस इंटीग्रल है। यहाँ ना डी ए डैश लिख रहा हूँ क्योंकि डी टो डैश वॉल्यूम था ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डैश डाल दिया, ये चीज बन जाएगी। द फर्स्ट टर्म हियर del cross m can be written as jb, jb ये भी वेक्टर होता है एज अ फंक्शन ऑफ r डैश, b stands for bound currents and j stands for volume current density. So here jb vector is called bound current volume density. This is current volume density, करंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है ये। ठीक है, JB वेक्टर, तो यहाँ इसकी जगह हम JB वेक्टर लिखेंगे। दीज आर बाउंड करंट्स। बाउंड करंट्स क्या होते हैं, देखो M वेक्टर बेसिकली मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, इट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट पहले से इंड्यूस नहीं होती किसी भी मटेरियल में, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब ये मोमेंट्स आती हैं। और ये जो करंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड बाउंड करंट्स। बाउंड करंट्स इसलिए क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की डाइपोल मोमेंट्स के कारण जो करंट्स होते हैं वो वाले करंट्स। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड बाउंड करंट डेंसिटी, जेबी वेक्टर। सो दिस टर्म याद रखना, अगर आपको ये वाला एक्सप्रेशन भी ड्राइव करने के लिए बोलेंगे डेल क्रॉस एम के बराबर होता है, तो आपको यही ड्राइव करना है। द second term in above expression which is m vector क्रॉस n कैप, ये मैंने m वेक्टर क्रॉस dA था, उसको हमने m वेक्टर क्रॉस n कैप लिखा। n कैप क्या है, n कैप इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये वाली जो टर्म है दिस इज रिप्रेजेंटेड एज k वेक्टर b। ठीक है, अब इसको बोला जाता है k वेक्टर b इज कॉल्ड सरफेस करंट डेंसिटी। वो वॉल्यूम करंट डेंसिटी है, बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी, and this is here kb vector is called bound surface current density, जो सरफेस पे करंट्स होते हैं। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सरफेस करंट डेंसिटी होती है। देखिए ये हमारे पास एक स्पेसिमेन हमने वॉल्यूम कंसिडर किया था, उसके अंदर पहले स्मॉल वॉल्यूम आना था डी टो डैश, बट ओवरऑल वॉल्यूम ये है मेरे पास। ठीक है, अब इसको जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है बाहर से, मैग्नेटाइजेशन तभी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगती है बी नॉट वेक्टर। तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन होने का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो डाइपोल्स हैं, जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, वो इस तरह से अलाइन हो जाती है। ये मैं अभी ऑर्बिट्स बना रहा हूँ हर एक इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, ऐसे, और इनकी डाइपोल मोमेंट्स हम वेक्टर से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये छोटे छोटे जो डाइपोल्स हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो बेसिकली करंट्स ही है, वो करंट को ही जनरेट कर रहे हैं। तो उन करंट्स की जो डेंसिटी है इनसाइड दिस वॉल्यूम, दैट इज जेबी वेक्टर, दैट इज बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी, and it is given by curl of magnetization vector. So this equation is important कि अगर आपको बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी निकालनी है तो you have to do curl of मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर m वेक्टर बाय स्मॉल m वेक्टर बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब जो सरफेस पे करंट्स हैं ये वाला, अगर मैं ये वाला एक सरफेस कंसीडर कर लूं और हम उन करंट्स का एरिया से डिवाइड करते हैं,
एरिया से, तो केबी वेक्टर बनता है। बात वही है, दिस इज कॉल्ड बाउंड सरफेस करंट डेंसिटी, केबी वेक्टर, और ये डायरेक्टली एम वेक्टर क्रॉस एन कैप है। व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस। हियर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस, ये है, ठीक है। तो बच्चों हमने बाउंड सरफेस करंट डेंसिटी और बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी के एक्सप्रेशंस यहाँ पे फाइंड कर लिए, ठीक है। अब ऊपर वाला जो इक्वेशन है हमारी, दिस इक्वेशन, ये स्टार इक्वेशन कैन बी रिटन एज in terms of JB vector and KB vector. Therefore, the magnetic vector potential A vector R is equal to mu naught by 4 pi volume integral JB vector R dash डिवाइडेड बाय स्मॉल r d2 डैश, ठीक है। एक तो ये टर्म आएगी मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल में, किसी भी मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट के मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल में, और दूसरी टर्म सरफेस इंटीग्रल वाली आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई सरफेस इंटीग्रल, क्लॉज सरफेस इंटीग्रल। ये सरफेस वाले करंट्स जो हैं ये उनके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म आ जाती है, के बी वेक्टर आर डैश वेक्टर है, ये भी एक्चुअली ये भी वेक्टर्स हैं, डिवाइडेड बाय आर डी ए डैश। Okay, so this is the equation of potential, the potential of magnetized object. Therefore, the potential of magnetized object is same as would be produced by volume current. Here we have a volume current which is JB vector, which is del cross M vector throughout the material. ये material के अंदर है, ठीक है, सारा कुछ throughout the material, plus the surface current. सरफेस से भी कुछ करंट्स हैं which is KB vector which is on the surface, m क्रॉस n के बराबर आ जाएगा ये on boundary। तो जैसे मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है ऐसे प्रूव दैट करके क्वेश्चन बन जाएगा। So instead of calculating all the small vector potentials due to all the dipoles, जैसे हमने पहले A वेक्टर लिखा था ना, देखिए इक्वेशन जो थी हमारी जहां से हमने स्टार्ट किया था, in this equation we have A vector, this is the actually magnetic vector potential of one simple dipole, but जब हमने ओवरऑल इस मटेरियल के लिए करना है तो ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आ गया था। तो हम इन सबके डाइपोल मोमेंट्स के वेक्टर पोटेंशियल निकाल के उनको ऐड कर सकते हैं वेक्टोरियली, तब भी ए वेक्टर आ जाएगा। बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो हमारे पास जो भी न्यू इक्वेशन आई है उसके हिसाब से पहले जेबी वेक्टर फाइंड कर लो, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, और फिर आप वो फाइंड कर लो केबी वेक्टर, और वहां सब्स्टिट्यूट करके ए आर फाइंड किया जा सकता है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो ये डेरिवेशन है, ठीक है, इस तरह से ही आपको पूछी जाएगी एग्जाम में। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बाउंड करंट्स, ठीक है। बाउंड करंट्स क्या होते हैं मैं समझा रहा हूं आपको। देखो इस तरह से मान लो आपके पास कोई मटेरियल है, ठीक है, इस मटेरियल में ना पहले रैंडम होते हैं सारे डाइपोल्स लाइक दिस, लेकिन अगर मान लो आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये सब इसके अलोंग ऐसे अलाइन हो जाएंगे इनसाइड द मटेरियल। अब हर एक मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे ऊपर की तरफ बन गई है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट्स होंगे राइट हैंड थंब रूल ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे। ये मैं थोड़े से दो चार बना के दिखा रहा हूं आपको। ये करंट्स जितने भी हैं ये स्मॉल करंट्स हैं, ठीक है, ये मैग्नेटाइजेशन के कारण आए हैं सारे ऐसे। तो
क्या होगा कि ये अंदर अंदर वाले जो एडजेसेंट हैं ये एक दूसरे के साथ जैसे कैंसिल हो जाएंगे। इधर से देखो उधर जा रहा है करंट और ये बाहर आ रहा है, तो अंदर वाला जो सरफेस है ना वहाँ पे सारे करंट्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। और बाउंड्री सरफेस की बात करें तो ओवरऑल हमें बाउंड्री सरफेस पे ऐसे करंट मिलता है। ठीक है, ये करंट बना रहा हूँ मैं, वो सारा ऐसे घूम के करंट, सरफेस करंट लाइक दिस, सब मिलके ये एक बड़ा करंट बना देते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में इस तरह से मान लो आपने मैग्नेटाइज कर लिया तो इस पूरे मटेरियल का एक कैपिटल एम वेक्टर बन जाएगा, जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, जो हमने कल डिफाइन किया था। मैग्नेटाइजेशन मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। और अगर मैं छोटे छोटे डाइपोल्स पकड़ रहा हूँ तो ये स्मॉल एम वेक्टर इसका है, ये स्मॉल एम वेक्टर इसका है, ये स्मॉल एम वेक्टर इसका है, ये सब मिलके कैपिटल एम वेक्टर बनाते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाता है फिर सरफेस के ऊपर, अगर यहाँ पे सरफेस करंट डेंसिटी निकालनी है मुझे, सरफेस करंट डेंसिटी, तो वो सरफेस करंट डेंसिटी डायरेक्टली देखना कैसे निकलेगी। देखो, let us suppose this small part of material, इसकी थिकनेस है स्मॉल टी और इसका ये वाला एरिया है स्मॉल ए, तो इसका वॉल्यूम हो गया ए इंटू टी। यहाँ पे इस तरफ कैपिटल एम वेक्टर है, ये ऊपर वाला डायग्राम ये मैं दोबारा से बना रहा हूँ जस्ट, कैपिटल एम वेक्टर ऊपर की तरफ है और यहाँ पे करंट है, ऐसे ऐसे घूम रहा है करंट पूरा ऊपर से। ठीक है, ओके, नाउ स्मॉल एम वेक्टर is m capital M vector into volume, so this is capital M into A into T, MAT, this is small m vector। सर्कुलेटिंग करंट्स की फॉर्म में जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो होती है करंट इनटू एरिया, सिंपल वही जो चीजें हम पहले कर चुके हैं, करंट इनटू एरिया। तो यहाँ पे करंट आ जाएगा m बाई ए, करंट बिकम स्मॉल m बाई ए, और यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू को हम यहाँ से पुट कर देंगे कैपिटल M A T बाई ए, कट गया। तो करंट इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन मोमेंट इनटू थिकनेस, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इनटू थिकनेस, ये हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन आ गया। नाउ सरफेस करंट, सरफेस करंट डेंसिटी क्या होती है, लेट अस डिफाइन हियर सरफेस करंट डेंसिटी। सरफेस करंट डेंसिटी की डेफिनेशन है करंट पर यूनिट थिकनेस। सरफेस पे जो करंट होता है ना, देखो सिर्फ सरफेस पे देखना है, तो अगर हम ये वाली थिकनेस देखें तो हमें देखना है कितना करंट इस थिकनेस पे आ रहा है, इट इज करंट पर यूनिट लेंथ। सरफेस करंट डेंसिटी का यूनिट भी होता है एम्पेयर पर मीटर, इट इज करंट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जैसे अगर मैं सिलेंड्रिकल वायर की बात करूं, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल वायर है, इसके नीचे ही समझाता हूं मैं, फिर आपसे समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर सिलेंड्रिकल वायर है, this is the cylindrical wire and there is some current on the surface like this। ठीक है, अंदर भी है करंट, सरफेस पे भी है। अब यहाँ पे अगर आपको KB निकालना है तो आप जितना भी करंट सरफेस पे है डिवाइडेड बाय दिस थिकनेस, थिकनेस मतलब लेंथ, ठीक है, डायमीटर नहीं, सरफेस, सरफेस पे, तो 2 पाई r से डिवाइड करेंगे, 2 पाई r इज द रेडियस। ठीक है, तो ये इस तरह से बच्चों, दिस इज सरफेस करंट डेंसिटी। अब यहाँ पे I बाई टी होगी सरफेस करंट डेंसिटी, तो अगर मैं यहाँ से I बाई टी निकालूं, देयर फोर के बी इज इक्वल टू आई बाई टी। आई बाई टी बेसिक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सरफेस करंट डेंसिटी फॉर बाउंड करंट, तो आपको यही डिफाइन करना है। करंट बाय थिकनेस, करंट बाय थिकनेस मतलब एम के बराबर, तो के बी एम के बराबर होता है। बट डायरेक्शन का अब क्या हिसाब किताब है, डायरेक्शन का हिसाब किताब है, देखो कि एम वेक्टर ऊपर की तरफ है और हमारा एन वेक्टर ये है एन कैप, तो जो के बी आएगा एम क्रॉस एन कैप है। इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म वी राइट के बी वेक्टर एज एम वेक्टर क्रॉस एन कैप। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट करके देखें इस सरफेस के लिए, एम ऊपर की तरफ है, एन इधर है, आप अपनी फिंगर्स को ऐसे घुमाओगे ना तो आपका थंब नीचे आएगा, तो इस सरफेस के लिए के बी ऐसे अंदर की तरफ बनेगा, राइट हैंड थंब रूल से, इस सिंगल सरफेस के लिए एम ऊपर की तरफ है और एन इधर है। ठीक है, इस तरह से।
ओके, अब हमारे पास एक ऐसा केस है जब मैग्नेटाइजेशन यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो उस केस में बाउंड सरफेस करंट डेंसिटी आती है। दोनों आते हैं, ठीक है। तो पहले केस में ना यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन थी, तो सिर्फ एम वेक्टर एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे कैंसिल कर जाते हैं अंदर वाले, जैसे मैंने तो बताया ना कि उस वॉल्यूम के अंदर वाले सारे करंट एक दूसरे के साथ कैंसिल कर जाते हैं, बट दिस इज फॉर ओनली यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन। मतलब मटेरियल जो है ना वो हर जगह से एक ही तरह से मैग्नेटाइज हुआ पड़ा है, तो उस केस में देयर इज ओनली वी हैव ओनली कैपिटल एम वेक्टर, ठीक है। कैपिटल एम वेक्टर बोल देते हैं, कैपिटल एम वेक्टर चलो है ही है, वी हैव ओनली के बी वेक्टर, we have only surface currents. There are no currents inside the volume of the material because they cancel each other. But in case of non-uniform magnetization, देखो इसमें कोई करंट बड़ा होगा, कोई करंट छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, तो अंदर प्रॉपर कैंसिलेशन नहीं हो पाएगी। उसके अंदर जो करंट बड़ा होगा वो बच जाएगा, छोटा है दोनों एक दूसरे से माइनस करोगे आप ना कुछ करंट वॉल्यूम के अंदर भी बचेगा। तो उस केस में फिर हमारे पास आ जाती है वॉल्यूम करंट डेंसिटी ऑफ बाउंड करंट्स, ठीक है। तो लेट अस राइट फॉर non-uniform magnetization, there exist both kb vector on surface, हमने पहले तो जनरल सेंस में करा था ना काम, सरफेस पे kb वेक्टर एंड दूसरा है jb वेक्टर थ्रू आउट द मटीरियल, ये भी होता है, ठीक है। तो वो कैसे डेल क्रॉस एम आता है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। ये नाउ jb वेक्टर इज डेल क्रॉस एम, jb वेक्टर इज डेल क्रॉस एम, ये अभी हमें प्रूफ करना है, छोटा सा प्रूफ ही है इसका, प्रूफ भी कर सकते हैं और डिफाइन भी, जब आपको बोला जाए डिस्कस करो बाउंड करंट डेंसिटी क्या होती है, तब आपको यही चीज करनी जो मैं अभी करने वाला हूँ। तो इसमें क्या होता है, इन दिस केस इंटरनल करंट्स नो लॉन्गर कैंसल, दे नो लॉन्गर कैंसल ईच अदर, ठीक है। सो टू adjacent chunks of magnetized material are shown, देखो एक ये है हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल जो हमारा है, उसमें से मैंने ये दो छोटे छोटे वॉल्यूम्स कंसिडर करे हैं, ठीक है। वो दो छोटे छोटे वॉल्यूम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं ताकि वो हमें समझ आए, ये बिल्कुल पास पास एक दूसरे के साथ जुड़े पड़े हैं वैसे, बट समझाने के लिए थोड़े दूर दूर बनाए हैं, ठीक है। ऐसे ये उसी मटेरियल के दो छोटे छोटे चंक्स हैं। अब इसमें यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन डिफरेंट है, दिस इज एम जेड वाई, ऐसे डिनोट करेंगे इसको। एंड यहाँ इस तरफ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आना है हमने चीज़ों को समझने के लिए कि ये मटेरियल इस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम में पड़ा हुआ है, इधर वाई एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है बाहर की तरफ, और यहाँ पे ये एम जेड वाई का मतलब है कि एम की डायरेक्शन जेड की तरफ है और वाई की मतलब ये वाई पॉइंट पे मैं लिख रहा हूँ। फिर थोड़ा आगे चला गया मैं, तो मैग्नेटाइजेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इज नॉट कांस्टेंट नाउ, जैसे मैं कह रहा हूँ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन इट इज नॉट कांस्टेंट नाउ, सो हियर वी विल हैव एम जेड वाई प्लस डी वाई, यहाँ पे आ जाएगा। और हम यहाँ y से थोड़ा आगे चले गए इस पॉइंट पे, ये आ गया y प्लस डी वाई पॉइंट, ठीक है। तो ये दो चंक्स हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन है, करंट इसमें ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है लाइक दिस। तो ये मान ले हमारे पास थिकनेस है इसकी dz और इसके मिड से लेके ये वाला पार्ट फिर dy होगा, ठीक है। वो मैंने बताया ये y है, ये y प्लस dy है, तो इतना डिस्टेंस dy होगा। इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों चंक्स हैं, इसके केस में फिर हमें क्या करना है,
यहाँ ना एक छोटा एरो है, इधर वाला एरो भी थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, बड़ा एरो बनाते हैं, ये बताने के लिए कि एम जेड इधर नॉन यूनिफॉर्म में बढ़ रहा है। सो हियर वी हैव ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन, यहाँ मैग्नेटाइजेशन थोड़ी ज्यादा है इस सेक्शन में। तो अब देखो यहाँ पे ये जो सरफेस है, इसका ये वाला सरफेस इसके अंदर वाले इधर वाले सरफेस से जुड़ेगा, तो ये करंट अंदर जा रहा है स्क्रीन के और वहां से करंट ऐसे बाहर आ रहा होगा। तो क्योंकि यहाँ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है, ये वाला करंट बड़ा होगा, ये वाला करंट बड़ा होने के कारण देयर विल बी द नेट करंट इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में नेट करंट होगा आई एक्स, ठीक है। तो वही चीज मैं लिख रहा हूँ, उस आई एक्स को कैसे लिखना है, वो जो नेट करंट है हमें उसको कैसे लिखना है। सो इन दिस केस on the surface where they join, ये जो दोनों चंक्स हैं वो जहां पे ज्वाइन जो जुड़ रहे हैं आपस में, उस सरफेस की बात हो रही है। देयर इज नेट करंट, देयर इज नेट करंट एंड दैट नेट करंट इज इन एक्स डायरेक्शन, बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि मैंने आगे माना है कि मैग्नेटाइजेशन बढ़ रही है। अगर यहाँ बड़ी होती यहाँ छोटी होती तो अंदर की तरफ होता, बट यहाँ बड़ी है तो बाहर की तरफ नेट करंट होगा। उसको कैसे लिखेंगे, देखो करंट लिखना है आपको, करंट इज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इनटू लेंथ। देखो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था एम वेक्टर करंट पर यूनिट थिकनेस। देखो के बी एम के बराबर था ना, एंड व्हाट इज के बी इज करंट पर अपॉन डिस्टेंस। तो करंट निकालना है तो डिस्टेंस के साथ आपको एम या के बी को मल्टीप्लाई करना है, तो एम के टर्म्स में कर रहे हैं, तो ये ऐसे लिखेगा, देखो एम जेड वाई प्लस डी वाई, ये बार की तरफ वाला करंट, अभी तो मैंने सिर्फ एम जेड लिखा, एम जेड ऊपर है और हमारे पास डी जेड ये है। देखो ये एम जेड है, उसको इस पूरी लेंथ से मल्टी, बिकॉज एम जेड इज या के बी इज करंट पर यूनिट लेंथ, तो इस पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे ना टोटल करंट आएगा, तो उसको डी जेड से मल्टीप्लाई करना है। देखो दिस इज करंट पर यूनिट लेंथ, फिर से बोल रहा हूँ एम इज करंट पर यूनिट लेंथ एंड दिस इज लेंथ, दोनों मल्टीप्लाई करके करंट आ गया, ठीक है। इस सरफेस के लिए हुआ, और अंदर बाकी ये अंदर जा रहा है उसको माइनस साइन से फिर लिखेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे एम जेड फंक्शन ऑफ वाई, ये वाई का मतलब है एट लोकेशन वाई, एम जेड मतलब डायरेक्शन जेड है उसकी एम की, इसको भी डी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे लिखा जाएगा आई एक्स। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो थोड़ा मैथ्स आपको आता हो अगर, तो दिस इज एक्चुअली पार्शियल एम जेड बाई पार्शियल वाई डी वाई इंटू डी जेड, ये डेरिवेटिव होता है, दिस इज डेरिवेटिव, ठीक है। देखो m एट y प्लस डी वाई, एम एट वाई दोनों को माइनस किया, मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग सम चेंज, यू आर कैलकुलेटिंग चेंज ऑफ एम जेड विद रिस्पेक्ट टू y एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ डी वाई, तो ऐसे लिखा जाएगा इसको आई एक्स को, ये समझने वाली चीज है, ठीक है, ओके। अब ये जो चीज बनी डी वाई इंटू डी जेड, ध्यान से देखना, ये जो चीज है डी वाई इंटू डी जेड, देखिए डी वाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है और डी जेड ये है, यहाँ एक एरिया बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये फ्रंट वाला एरिया बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज एरिया, इसको नीचे ले जाएंगे, तो आई एक्स अपॉन डी वाई डी जेड is partial mz by partial y, and what is this, this is actually equal to jb, current per unit area, jb along x axis। देखो jb की भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं along x axis, तो jb x इसके बराबर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये एक चीज आई है jbx is partial mz by partial y, this is for this surface, फ्रंट वाले सरफेस के लिए आया। ऐसे मान लो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन हमारी z के अलोंग है, ठीक है, तो अगर z के अलोंग भी होती नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन, तो
ठीक है, एक ये पार्ट हो गया। ऐसे हमने फिर से थोड़ा बड़ा बन रहा है उससे, बट बराबर ही बनाने की कोशिश करनी है। अब ठीक है, चलो। तो इस केस में मान लेते हैं कि अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन जेड के अलॉन्ग है। यहाँ एम वाई जेड आएगा और यहाँ थोड़ा बड़ा आएगा एम वाई जेड प्लस डी जेड, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट्स, यहाँ पे करंट ऐसे है, यहाँ पे करंट ऐसे है, इधर से अंदर जाएगा करंट, ठीक है, इधर से घूम के वहां से बाहर आएगा। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें एक्स एक्सिस की तरफ, ये वाई है, ये z है, ये x है। तो अब यहाँ पे ऊपर ज्यादा है मैग्नेटाइजेशन, तो अंदर वाला करंट बड़ा होगा। अगर मैं इस ज्वाइनिंग सरफेस की बात करूं, एट द ज्वाइनिंग सरफेस इनवर्ड करंट विल बी मोर, आउटवर्ड करंट विल बी लेस, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट की मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होने के कारण अंदर वाला करंट ज्यादा होगा। तो यहाँ Ix जो होगा उसको डायरेक्शन जो है उसकी वो अंदर की तरफ है, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। इस केस में है x की तरफ ही है बट अंदर की तरफ है, तो यहाँ माइनस साइन लग गया। बाकी आपको जब लिखना है इसको तो आप ऐसे लिखेंगे, नाउ एम वाई, क्योंकि अब इसके डायरेक्शन वाई की तरफ है, जेड प्लस डी जेड इंटू डी वाई, क्योंकि डी वाई इसलिए बिकॉज नाउ दिस एम वेक्टर यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक डी जेड, और ये चीज डी वाई है। तो हमें m को लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, m इसके अलॉन्ग ही होता है, लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया माइनस एम वाई डी वाई, एम वाई इज ए फंक्शन ऑफ z लिख लेंगे पहले, इंटू डी वाई, और ये सारा कुछ मल्टीप्लाई होगा डी जेड के साथ, ठीक है। नहीं, डी जेड के साथ क्यों, डी वाई के साथ ही करना है, बात हो चुका है मल्टीप्लाई, सब कुछ ठीक है। अच्छा, इसमें डी वाई कॉमन आ जाएगा और बाकी डेरिवेटिव आ जाएगा। इस चीज को जो ब्रैकेट के अंदर उसको ऐसे लिखा जा सकता है, पार्शल एम वाई बाय पार्शल जेड, विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करेंगे, साथ में डी जेड डी वाई। और यहाँ देखिए आई एक्स की एक और वैल्यू आ गई, आई एक्स डी वाई बाई डी जेड, ये भी वही जे बी एक्स ही बनेगा, ये दूसरी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो दिस इज ऑल्सो सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जे बी एक्स। तो दोनों मिला के जो जे बी वैक्टर बनेगा, जे बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, आप इसको सेकंड कंट्रीब्यूशन जे बी एक्स टू बोल सकते हो, इसको आप जे बी एक्स वन बोल सकते हो। दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा एक्स के अलॉन्ग जे बी एक्स वन प्लस जे बी एक्स टू, दोनों को ऐड करके दोनों कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये चीज बनेगी। ये ना फिजिकली हम देख रहे हैं कि कैसे ये आपको बताना पड़ेगा। जब बाउंड करंट्स को आपका क्वेश्चन आएगा ना, बाउंड करंट्स को एक्सप्लेन करो, आपको ऐसे ही करना है। अच्छा, ये कर्ल बन गई। अब देखो जे बी एक्स इज कर्ल, ये अभी हमने सिर्फ एक कंपोनेंट निकाला है। तो सिमिलरली इफ यू वांट जे बी वाई, नॉन यूनिफॉर्म करंट, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन तो सब डायरेक्शंस में हो सकती है। तो वाई में हमारे पास एक्स आ जाएगा, ऊपर आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, वो चलो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्टली लिख देता हूँ, ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। इन जनरल जे बी वेक्टर इज डेल क्रॉस एम। तो ये एक्चुअली कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर अगर आप कर लेंगे तो जे बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और एक और चीज है ऑल्सो, डेल डॉट जे बी। अगर आपको पूछा जाए कि इसकी डाइवर्जेंस कितनी होती है, वो जीरो होती है। कैसे प्रूफ करना है, आपको डेल डॉट डेल क्रॉस एम कैलकुलेट लिख देना जस्ट, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ समथिंग इज जीरो, सीधे पता होता है, बिकॉज डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज जीरो। तो अभी हम करने वाले हैं व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एम्पेयर सर्कुलर लॉ फॉर ए मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। इसकी डेरिवेशन भी डायरेक्ट एग्जाम में आ जाती है। तो एम्पेयर्स लॉ
in a magnetized material. The effect of magnetization is to produce sorry the bound currents JB vector and KB vector within the material and on surface पे KB vector होता है. The field due to magnetization of material is the field produced by these bound currents. If we introduce a wire in the magnetized substance, then we can also pass current through this wire and pass current through it. Then this current is called free current. This current is called free current. ठीक है. The total current density becomes J vector is equal to JB vector plus JF vector. फ्री करंट डेंसिटी और बाउंड करंट डेंसिटी. जैसे ये मान लो एक मैग्नेटाइज मटेरियल है. इस मैग्नेटाइज मटेरियल में ऑलरेडी मान लो बाउंड करंट्स हैं, ये ऐसे लूप्स बनाई हुई है. ये सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हैं. ठीक है. उसके कारण यहाँ छोटे छोटे स्मॉल एम वेक्टर हैं, डाइपोल मोमेंट्स म्यू एम वेक्टर सच म्यू एम वेक्टर्स हैं. ठीक है. और इन सबका एक एम कैपिटल एम वेक्टर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है. और यहाँ पे मान लो एक वायर मैंने बाउंड करी हुई है, इसके अराउंड वायर एक बाउंड करी हुई है ऐसे लाइक दिस. ये वायर ऐसे पीछे से घूम के फिर आगे से यहाँ से ऐसे आके इस तरह से हमने वायर बाउंड करी हुई है. इस वायर के कारण ही इस मटेरियल को मैग्नेटाइज किया है. तो यहाँ से वायर बाहर आ गई, यहाँ हमने कोई बैटरी लगा दी हुई है. तो उसके कारण जो इसमें करंट आएगा या इस वायर में करंट आएगा दैट विल बी फ्री करंट. उसकी करंट डेंसिटी होगी JF और बाउंड करंट्स की जो करंट डेंसिटी होगी दैट विल बी JB वेक्टर. ठीक है. Now free current is due to actual transfer of charge and bound current is due to magnetized material. Okay, so according to Ampere's law, according to Ampere's law, we have del cross B, curl of magnetic field is mu naught times J. Okay. On the next sheet,
we can write 1 by mu naught del cross B is equal to J vector is JB vector plus JF vector, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, JF वेक्टर को ऐसे ही रहने दो और JB वेक्टर को पुट कर दो डेल क्रॉस M 1 by mu naught del cross B. This term will be taken on the other side 1 by mu naught del क्रॉस B, ये इधर जाके हमारे पास हो जाएगा B minus del cross M, like this. We can write like this JF vector, और यहाँ पे डेल क्रॉस कॉमन ले लेते हैं, डेल क्रॉस ब्रैकेट में आएगा B वेक्टर बाय म्यू नॉट माइनस M is equal to JF vector. तो B vector here, B vector is magnetic field या magnetic flux density, वेक्टर होता है बेसिकली ये, density in the material, and B vector by mu naught minus M is H vector, and it is called magnetic field intensity. H vector is called magnetic field intensity. ये H वेक्टर बेसिकली ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड होती है जो सोर्स पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड के, और यहाँ पर अभी इसको H पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास ये जो लॉ बन जाएगा एम्पियर सर्कुलर लॉ in terms of H, that is del cross H is equal to JF vector. Now you can take surface integral on both sides. Del cross H dot ds, close surface integral, here also JF dot ds, दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल अगर हम लेंगे, करंट डेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर इज करंट, फ्री करंट IF, यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम लगा देंगे, स्टोक्स थ्योरम लगा के इसको लाइन इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं, इट इज क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, यहाँ हम ओपन रखते हैं इसको, ये ओपन है, दे आर नॉट क्लोज सरफेसेस, and here we have closed line integral by Stokes theorem H dot dl. So this is another form, integral form of Ampere circular law in a material. So here H vector plays same role as that of displacement vector D vector in electrostatics. देखो हमारे पास D वेक्टर क्या था, D वेक्टर इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड को मीडियम की परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाता है। यहाँ पे H वेक्टर भी सेम वैसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड को मटेरियल की परमेबिलिटी से डिवाइड कर दो, H वेक्टर आ जाता है। आप H वेक्टर हर किसी केस में कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है B वेक्टर इज म्यू नॉट Ni, इसको आप म्यू नॉट से डिवाइड कर दो तो वहां पे कितना H है वो पता चल जाएगा, विच इज Ni। तो ये बिल्कुल सोर्स पे डिपेंड करता है, H ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, म्यू नॉट से हमने डिवाइड कर दिया, मतलब दिस इज सेम फॉर एवरी मीडियम, H इज सेम फॉर एवरी मीडियम, बिकॉज अगर आप यहाँ पे मीडियम चेंज करेंगे तो उसकी परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको H को उसकी परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो B बन जाएगा,
उस मीडियम के अंदर, ठीक है। वैक्यूम के अंदर भी एच एन आई रहेगा और किसी मीडियम के अंदर भी एच एन इंटू आई रहेगा। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड कितनी है पर यूनिट लेंथ, और करंट, है ना। और करंट और नंबर ऑफ टर्न्स मतलब उस मैग्नेट की जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है उन पे एच डिपेंड करता है, मतलब बेसिकली सोर्स की जो फील्ड होती है, इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, या इसको बोला जाता है इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंटेंसिटी, ये कुछ नाम है इसके एच वेक्टर के। और एम्पेयर्स लॉ अगर लिखना आपको इनसाइड ए मटेरियल, तो यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ फ्री करंट्स ओनली, दिस इज द एक्सप्रेशन, ये इन टर्म्स ऑफ फ्री करंट्स। बट अगर हम लिखते हैं डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, तो वो जो इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन हमेशा म्यू नॉट जे लिखते हो डेल क्रॉस बी, वो वैक्यूम के लिए होती है, उसमें वैक्यूम की परमेबिलिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे परमेबिलिटी नहीं है ही नहीं परमेबिलिटी, उसको हमने हटा दिया। तो दिस इज ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ।